हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम लोग हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज में इंडियन पॉलिटी के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये जो स्पेसिफिक सीरीज है, इसमें से हमेशा जैसे ये सीरीज खत्म होगी या ये सेशन खत्म होगा या बाकी सब्जेक्ट्स के सेशंस खत्म होंगे, आपने हमेशा जो वीक एरियाज हैं उनको अपनी कॉपी के ऊपर राइट डाउन करना है। और ये हमेशा कोशिश करनी है कि जो आपके कमजोर एरियाज हैं उनके ऊपर आपने काम करना है, और फ्यूचर में अगर उनके ऊपर सवाल पूछे जाएं तो आपने उनको गलत नहीं करना है। इस तरह के जो सेशंस हैं इनका यही ऑब्जेक्टिव रहता है, ताकि आप फाइनल एग्जाम के अंदर जाके गलती ना करो। और आपने यही कोशिश करनी है स्पेसिफिकली प्रीलिम्स एग्जाम में, क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चंस देते हैं और पेपर देके वापस आते हैं और आंसर की के साथ अपने आंसर्स को मिलाते हैं, तो उनको रियलाइज होता है कि कम से कम 4-5 सवाल ऐसे थे जिनको अगर वो ढंग से रीड करते, ढंग से पढ़ते, तो शायद उनके जो क्वेश्चन है वो 5 से 6 क्वेश्चन और ज्यादा जो है वो सही हो सकते थे। और एंड में जब कट ऑफ डिक्लेयर होते तो उनके इतने ही जो क्वेश्चन उनके गलत होने के कारण उनकी कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई या कट ऑफ जो है वो क्लियर नहीं हो पाती है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहां पे हम लोगों ने ये जो नेगेटिव मार्किंग है या उसके साथ साथ स्पेसिफिकली जो ह्यूमन एरर है क्लियर, जिसको हम सही कर सकते थे लेकिन उस टाइम पे क्वेश्चन ढंग से नहीं पड़ा, प्रेशर ऐसा था जिसके कारण हम उसको सही नहीं कर पाए, हमने उसको कंप्लीटली रिमूव करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन एरर जो है वो आप लोगों की गलती के कारण होता है। और यही रीजन है कि जब हम इन एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते हैं तो आप लोगों ने हर एक सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो रीड करना है, ताकि आप यहाँ पे गलती ना करो। जब आप यहाँ पे गलती नहीं करोगे तो एग्जाम में गलती करने के जो चांसेस है, संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो काफी कम हो जाएंगी। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले जो शेड्यूल आपका है, शाम को 7 बजे जो है वो आप लोगों के जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर है क्लियर, उसके लिए एक रिवीजन सीरीज चल रही है। इसके अलावा मेंस करंट अफेयर है, ये स्पेसिफिक सीरीज है अलग अलग, या मेंस ओरिएंटेड और भी हमारे स्ट्रैटेजी सेशंस है क्लियर, वो आप लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हम लोग टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। होपफुली पंजाब सक्सेस मंत्रा जो है वो आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है। तो चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर मूव करते हैं। काफी बार न्यूज में हम लोगों को एनपीआर के बारे में देखने को मिलता है। तो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, दैट इज एनपीआर। पहला है ओनली सिटीजन आर इंक्लूडेड इन द एनपीआर, क्लियर। दूसरा है इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन एनपीआर। अब यूजुअल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। The NPR is being prepared under provision of Citizenship Act 1955 and citizenship registration of citizen and issue of National Identity Card Rules 2003। क्लियर। तो 3 स्टेटमेंट जब आप सब लोगों के सामने हैं, जल्दी से जब अपना आंसर यहाँ पे मार्क करिए, फिर हम स्पेसिफिक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा, और जिनको पता है, जिन्होंने गलत किया उनको भी पता चल जाएगा जिन्होंने गलत क्यों किया, और होपफुली जिन्होंने सही किया होगा उनको 1 या 2 लाइंस जो है वो हम लोग नई भी इस सेशन के जरिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं एनपीआर की बात करूंगा, आप सब लोगों ने एक एनपीआर के बारे में सुना होगा, एक एनआरसी के बारे में सुना होगा। तो होपफुली आप लोगों ने एनआरसी और एनपीआर को कंफ्यूज नहीं किया होगा। जो एनआरसी है वो सिर्फ सिटीजन्स को रजिस्टर करता है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के बीच में सेग्रीगेशन करना, ताकि नॉन सिटीजन जो है उनको, स्पेसिफिकली जो इलीगली यहाँ पे नॉन सिटीजन्स रह रहे हैं उनको उनके देश वापस भेजना। क्लियर। तो ये एनपीआर का जिक्र है। तो एनपीआर में जो सिटीजन्स हैं और जो नॉन सिटीजन्स हैं वो दोनों के दोनों जो उनको इंक्लूड किया जाता है। नॉन सिटीजन्स के लिए जो शब्द यूज किया गया दैट इज यूजुअल रेजिडेंट, यानी कि जो हमारे देश के नागरिक नहीं है और पिछले 6 महीनों से एक स्पेसिफिक एरिया में, हमारे देश के एक ना एरिया में, जो टेरिटरी के अंदर जो वो रह रहे हैं, पिछले 6 महीने से रह रहे हैं या उन्होंने अगले 6 महीनों तक जो है वो यहाँ पे रहना है, उनको यूजुअल रेजिडेंट कहा जाता है। क्लियर। चाहे वो हमारे देश के नागरिक है या नहीं है। तो ये जो हमारा एनपीआर होता है इसमें सिटीजन्स और जो यूजुअल रेजिडेंट हैं इन दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट जो हमारी गलत है, क्योंकि कह रही है कि ओनली सिटीजन्स आर इंक्लूडेड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि यूजुअल रेजिडेंट जो है उनको जो 6 महीने से ज्यादा या 6 महीने तक एक जगह के ऊपर रहना चाहते हैं या रह रहे हैं, उनको एनपीआर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर। तीसरा जो है वो ये बिल्कुल सही है, जो स्टैट्यूटरी बैकिंग है, लीगली बैकिंग है एनपीआर के लिए, वो इन 2 एक्ट से डिराइव हो रही है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है, और हमसे जो है वो क्या पूछा गया है, हमसे करेक्ट ही पूछा गया है। तो आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, दैट इज 2 and 3। क्लियर। डन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, अब देखिए हमेशा कोशिश किया करिए, करेक्ट इनकरेक्ट में बहुत गलतियां होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला, कंडीशंस ऑफ ऑफिस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 324। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन exercises veto power over the matters discussed in election commission। तीसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर? तो तीन स्टेटमेंट्स आप लोगों को दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट जो इनमें से करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्लियर? तो जल्दी से जो वो अपना आंसर यहां पे मार्क करिए। देखिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड टेन्योर ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 324। देखिए इनके बारे में मेंशन जरूर किया गया है लेकिन कंडीशंस को प्रोवाइड नहीं किया गया है। ये जो सारे की सारी पावर है कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड टेन्योर ऑफ या कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस की, ये पूरे की पूरी जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। और 324 आर्टिकल में सिर्फ मेंशन किया गया है, प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। दूसरी क्या है कि देखिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें कौन कौन होता है, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और उसके साथ साथ उसको असिस्ट करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग होती है इन लोगों की वो होती है बाय मेजोरिटी से। मेजोरिटी का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों एक साइड होंगे तो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो ओपिनियन है उसको साइड किया जा सकता है, उसके डिसीजन को साइड किया जा सकता है। तीनों मिलके डिसीजन लेते हैं, तीनों में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। हालांकि अलग बात है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है जब इसका रिमूवल किया जाएगा तो कुछ सर्कमस्टांसेस जो डिफरेंट होंगे। इलेक्शन कमिश्नर जब रिमूव होंगे तो उनका जो प्रोसीजर है, उनकी जो प्रोसेस है रिमूव करने की वो डिफरेंट होगी। बट इन जनरल अगर मैं बात करूंगा तो ये डिसीजन मेकिंग जो है उसमें सीईसी के पास किसी भी तरह की वीटो पावर नहीं होती है। वीटो पावर का मतलब होता है जब कोई डिसीजन लिया गया हो उसको एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक पावर यूज करके ओवर रूल कर सके। लेकिन चीफ या जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें हम लोगों को ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलती है। क्लियर? तो दूसरी स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी गलत है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ये वैसे ही रिमूव होता है जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव होता है। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की कहानी भी यहाँ पे नहीं है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हमारी गलत है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, दैट इज नन ऑफ दी अबव। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। ढंग से पढ़ना इस सवाल को, गलती कर सकते हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री। क्लियर? पद्मा अवार्ड्स आर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया। द अवार्डीज डू नॉट गेट एनी कैश, ध्यान रखेंगे, एनी कैश रिवॉर्ड, बट ए सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट अपार्ट फ्रॉम ए मेडेलियन which they can bear at public and government functions। तीसरा, there is a provision for seeking the written consent of the recipient before the announcement of the award, कि जिसको भी अवार्ड मिलेगा उससे पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि जी हम आपको अवार्ड देने चाहिए, आपको कि नहीं चाहिए। क्लियर? तो 3 स्टेटमेंट जो है वो पद्मा अवार्ड से रिलेटेड आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। तो जल्दी से जो है वो अपना आंसर यहाँ पे मार्क करिए, फिर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो आपने जो है वो इनकरेक्ट के बेसिस के ऊपर ही अपना आंसर देना है। देखिए पहली लाइन क्या है, पद्मा अवार्ड्स आर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो क्या है, भारत रत्न। गलत हो गई। The awardees do not get any cash reward, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कोई पैसा नहीं मिलता, बस सर्टिफिकेट मिलता है, मेडल मिलता है, जिसको वो लोग लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। क्लियर? हालांकि ये अलग बात है कि वो अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट की जो वायलेशन कंसीडर की जाएगी। क्लियर? तीसरी स्टेटमेंट जो है, इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है कि रिटन कॉन्सेंट जो लिया जाए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट गलत है। आंसर हमारा आ जाएगा सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। सॉरी। क्लियर? कहानी समझ आ रही है सब लोगों को? तो ये सारे के सारे जो है वो यही सारी डॉक्यूमेंट है। बाकी ये पीडीएफ फाइल जो है 1954 में पद्मा अवार्ड्स की जो है वो शुरुआत हुई थी। बीच में इनको सस्पेंड कर दिया गया था इस ग्राउंड के ऊपर कि पद्मा अवार्ड्स जो है वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 18 है उसको वायलेट कर रहे हैं। लेकिन बाद में जो है वो इनको जो हमारे अवार्ड्स, इनको अवार्ड्स ही कंसीडर किया गया। क्लियर? इनको टाइटल्स कंसीडर नहीं किया गया। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। जो आपका टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक दे सकते हो, पंजाब सक्सेस मंत्रा उसका नाम है, वहां पे ये पीडीएफ फाइल जो है वो शेयर की जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। दूसरा, ही मस्ट बी एट लीस्ट 35 years of age
to be appointed as Advocate General of State. His remuneration is decided by the state legislature. Which of the statement given above are incorrect? तो 3 स्टेटमेंट जो है वो आप सब लोग देख पा रहे हो, तो जल्दी से जो है वो अपना आंसर यहाँ पे मार्क करिए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। क्लियर? देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की, आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि जो भी एडवोकेट जनरल बनेगा ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम जज ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर? और हमें पता है कि जो जज बनने के लिए मिनिमम एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो वो आपकी गलत हो जाएगी। हिज रिम्यूनरेशन इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये भी आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो दूसरा और तीसरा इनकरेक्ट है। आंसर हमारा आ गया बी, दैट इज 2 और 3। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इस बार ज्यादा इनकरेक्ट के क्वेश्चन बने हुए हैं। इनकरेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The power to make laws under Article 33 is conferred only on Parliament and not on the state legislature। कि जो आर्टिकल 33 है उसके अकॉर्डिंगली लॉ बनाने के बाद सिर्फ पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। The laws made under Article 33 cannot be challenged in any court for the violation of any fundamental rights। Laws made under Article 33 covers only combatant employees and officers of armed forces। फोर्थ है नन ऑफ द अबव, कि कोई भी नहीं है जी, सारे सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो 3 स्टेटमेंट जो है वो आप सब लोगों के सामने है, जल्दी से जो है वो बताइए कि इनकरेक्ट है, नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर जो है वो डी आ जाएगा। क्लियर? देखिए, अगर मैं बात करूंगा पहली स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 33 के अंदर पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज। क्लियर? और पार्लियामेंट ने आर्मी लॉ है ना, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट भी पास किए हुए हैं। नेक्स्ट जो है ये भी बिल्कुल सही है कि जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के ऊपर इस आर्टिकल के अंदर जो एक्ट्स पास हुए होंगे उनको नहीं जुडिशरी में पेश किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। और तीसरा जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ओनली कॉम्बटेंट लिखते हैं। नो डाउट बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले लोग हैं, उनके लिए आर्टिकल 33 जो एक्सटेंड होता है। लेकिन अगर मैं आर्म्ड फोर्सेस की स्पेसिफिकली बात करूंगा तो आर्म्ड फोर्सेस में जो नॉन कॉम्बटेंट है, जैसे जो बार्बर्स हैं या जो खाना वगैरह बनाने वाले हैं, क्लियर, उनके ऊपर भी ये वाला जो आर्टिकल है इसके थ्रू रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जाती है। तो यहाँ पे ओनली कॉम्बटेंट लिखना जो है वो गलत है, जो इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को गलत बना देता है, इनकरेक्ट बना देता है। और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? सी। क्लियर? तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला, इट वाज फॉर्म्ड एज फुली सॉवरेन बॉडी इन 1946। प्रिंसली स्टेट्स नेवर जॉइंड द असेंबली। तो 2 स्टेटमेंट्स, आई थिंक ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन फिर भी आप लोग जो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, ज्यादा मुश्किल सवाल ये नहीं है। जल्दी से बताइए शाबाश, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डन? तो देखिए, ये तो गलत है क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने स्टार्टिंग में तो हिचकिचा जरूर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऑलमोस्ट हर एक प्रिंसली स्टेट जहां जहां से रिप्रेजेंटेशन बनती थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया, जो पाकिस्तान में मर्ज नहीं हुई। क्लियर? पहला जो स्टेटमेंट है वो इसलिए गलत है, इसका रीजन क्या है? नो डाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी सॉवरेन बॉडी थी क्योंकि उसने हमारे देश के लिए संविधान लिखा, लेकिन जब 1946 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी तो ये अंग्रेजों ने इसको बनाया हुआ था। क्लियर? और उस टाइम पे जो ब्रिटिश लॉज थे वो भी हमारे देश में अप्लाई होते थे, तो इसको हम लोग 100% सॉवरेन बॉडी नहीं कह सकते हैं। ये अलग बात है जब इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ, 1947 एक्ट में जो है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको तब सॉवरेन बॉडी बनाया गया, जहां पे कोई भी जो ब्रिटिश लॉ हमारे देश के अंदर मौजूद है उसको ये खत्म कर सकती है और नए लॉ जो है वो फ्रेम कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में सॉवरेन बॉडी नहीं थी, वो 1947 के बाद सॉवरेन बॉडी बनी। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी गलत है और हमसे क्या पूछा गया है? सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर। तो करेक्ट कोई नहीं है, आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। विद रेफरेंस टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डीपीसी के बारे में होपफुली आप लोगों ने सुना होगा। ये है द 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीपीसी। All members of DPC are nominated by the governor. It has the representation of only urban population of the district. Which of the statement given above is or are incorrect? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? क्लियर? तो देख लीजिए क्वेश्चन को भी, होपफुली आप सब लोग, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या रहता है कि हम लोग
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो पढ़ लेते हैं डिटेल में, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में इतनी डिटेल में नहीं रीड करते, तो आप लोगों को जो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्लियर। देखिए पहली बात देखते हैं कि जो डीपीसी है ये 73rd अमेंडमेंट के थ्रू नहीं, ये 74th अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो ऐड की गई है। तो म्यूनिसिपैलिटी वाला जो टॉपिक है हमारा, वहां पे डीपीसी और जो एमपीसी है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है उसका जिक्र देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, ऑल मेंबर्स ऑफ डीपीसी आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। क्लियर। 3/4 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं और उनका जो इलेक्शन है वो होता है अमंग दी मेंबर्स ऑफ जो ऑलरेडी इलेक्टेड पंचायत के मेंबर्स होते हैं या म्यूनिसिपैलिटीज के मेंबर्स होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा जो है ओनली अर्बन पॉपुलेशन, ये भी बिल्कुल गलत है। डीपीसी में आपकी रूरल और अर्बन उनकी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली, यानी कि जितनी परसेंट, जैसे अगर मान लो अर्बन एरिया ज्यादा या एक स्पेसिफिक डीपीसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब डीपीसी बनी होगी जहां पे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायतें दोनों ही होंगी, क्लियर, अगर उस एरिया में उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है अर्बन बॉडी से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आएगी। अगर रूरल एरिया ज्यादा है तो रूरल एरिया से डीपीसी में जो है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को आती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत। आंसर हमारा आ गया डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Economic justice as one of the objectives of the Indian Constitution has been provided in, clear, Indian Constitution has been provided in preamble, fundamental rights, preamble, DPSPs, fundamental rights, preamble, DPSPs या fundamental rights and DPSPs and none of the above। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओवरथिंक नहीं करना है। ओवरथिंक का मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, चीजें सिंपल रखनी है पॉलिटी में, अनटिल और अनलेस बहुत ज्यादा डीप इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड ना हो। तो ये जनरल सवाल है जहां पे आपको डायरेक्टली एक कीवर्ड देखने को मिलता है, वहीं से ही जो है वो आप लोग यहाँ जो अपना आंसर है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको डिराइव कर सकते हो। क्लियर। चलिए इकोनॉमिक जस्टिस को जब आप यहीं से ही एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, डिराइव कर लीजिए। देखो जब हम लोग प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में क्या होता है, जस्टिस शब्द लिखा हुआ है और जस्टिस के बारे में भी बताया गया। कौन सा जस्टिस? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। फंडामेंटल राइट में कहीं पे भी इकोनॉमिक जस्टिस का जिक्र नहीं किया गया है, चाहे फंडामेंटल राइट इनडायरेक्टली इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन डायरेक्टली कहीं भी नहीं है। वैसे जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसकी दारोमदार जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रहती है। लेकिन जब हम डीपीएसपीज में आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करते हैं तो वहां पे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का जिक्र किया गया है। तो जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो हमें कहां देखने को मिलता है? स्पेसिफिकली डायरेक्टली हम लोगों को वो प्रियम्बल एंड डीपीएसपी में देखने को मिलता है। तो यही कारण है हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर, डन। चल क्वेश्चन नंबर 9, अभी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है, रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट गिव्स स्टैटिस्टिक्स ऑन क्राइम अक्रॉस वेरियस स्टेट्स अंडर मल्टीपल लॉज। Which of the following statements are correct in this context? पहला, Sikkim has the highest rate of sexual offences against children, which is followed by Tamil Nadu. Among union territories, Delhi had the highest crime rates against children in 2021. The highest number of cases for Child Labour Act were registered in Telangana. तो 3 स्टेट में जो आप सब लोगों के सामने है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से जो अपना आंसर यहाँ पे मार्क करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर। देखिए पहला जो है, बिल्कुल अगर हम लोग बात करेंगे जैसे जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है, इसी रिपोर्ट के तहत ये देखा गया है कि 2020 में जितने क्राइम थे 2021 में उन क्राइम्स में ज्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। जब भी हम बच्चों के खिलाफ क्राइम्स देखते हैं तो उनमें सबसे पहले नंबर पे जिसकी सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन है वो क्राइम आता है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन का, दूसरे नंबर पे आता है सेक्सुअल हरासमेंट का। तो जब भी डाटा एनसीआरबी के पास जो पहुंचा और उनके द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई तो वहां पे सबसे ज्यादा जो सेक्सुअल ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं वो सिक्किम में रजिस्टर हुए हैं, फॉलोड बाय केरला, नॉट तमिलनाडु। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो बिल्कुल जी, देखिए दिल्ली की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। इन जनरल भी अगर हम बात करेंगे तो वैसे भी ये स्टेटमेंट जो वो नहीं भी पता होगा तब भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि सेकंड स्टेटमेंट जो ये दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर केसेस जो रजिस्टर हुए हैं वो कहां पे रजिस्टर हुए हैं? वो तेलंगाना में रजिस्टर हुए। ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है और हमने जो है वो क्या ढूंढना था? हमने करेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करनी थी। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में इन जनरल बात करेंगे तो अगर मान लीजिए 1 लाख बच्चों के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोपोर्शन को निकाला जाए, क्लियर, कि पर 1 लाख बच्चों में कितने बच्चों के खिलाफ जो वो क्राइम हमें देखने को मिलता है, तो 2021 में जो वो 12.1 है और 2020 में जो वो क्या हुआ करता था? 10.6 हुआ करता था।
तो ओवरऑल इन जर्नल अगर हम क्राइम्स की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास क्राइम जो है 2021 में वो बच्चों के खिलाफ रजिस्टर हुए हैं, जिनमें 36.05% जो क्राइम है वो पॉस्को एक्ट के अंदर यानी कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसके अंदर रजिस्टर किए गए हैं। अगर हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट की बात करेंगे तो केरला पहले नंबर पे है, मेघालय दूसरे पे है, हरियाणा तीसरे पे है, मिजोरम जो है वो चौथे पे है। क्लियर। सिमिलरली अगर हम पॉस्को के अंदर इन जर्नल बात करेंगे, क्लियर, तो पॉस्को के अंदर जो है यूपी पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है, तमिलनाडु चौथे पे है। नेक्स्ट जो है वो अगर हम लोग बात करेंगे दिल्ली की, ठीक है, ये बेसिकली है कि प्रोपोर्शन वाइज की पॉपुलेशन ऑब्वियस बात है सिक्किम की कम है, तो जो नंबर हम हर 1 लाख बच्चे पे कैलकुलेट करेंगे तो जो सिक्किम है उसका जो संख्या है नंबर है वो कितना आएगा 48.6 आएगा। नंबर वाइज बात करेंगे तो यूपी पहले नंबर पे आएगा। यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली जो है वो पहले नंबर पे आएगा। चाइल्ड लेबर का जिक्र किया जाएगा तो चाइल्ड लेबर के सबसे ज्यादा केसेस तेलंगाना में और दूसरे नंबर पे जो है वो असम में रजिस्टर हुए हैं। चाइल्ड मैरिज की अगर बात की जाएगी तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे असम। हाईएस्ट जो प्रोपोर्शन है वो किडनैपिंग की है और एबडक्शन की है। 45% जो क्राइम हुए हैं बच्चों के खिलाफ वो इन द फॉर्म ऑफ एबडक्शन एंड किडनैपिंग हुए हैं। क्लियर, डन। तो ये हमारा था। लास्ट क्वेश्चन हमारा है अभी, द सुप्रीम कोर्ट in Union of India versus SP Anand verdict 2009 held that exclusive discretionary power in the matter of establishing Supreme Court benches outside Delhi वेस्ट विद। क्लियर, कि जैसे आप सब लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहां पे बैठता है, आपका दिल्ली के अंदर बैठता है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पहले इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू, जिन्होंने भी जिक्र किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच हैं वो हमारे अलग अलग रीजन्स में होने चाहिए। क्लियर। सिमिलरली तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी मद्रास में सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने की परमिशन जो है वो मांगी है। अब सवाल यहां पे आएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनता है आउटसाइड दिल्ली, क्या ये बन सकता है या नहीं बन सकता है, और अगर ये बन सकता है तो उसको कौन बना सकता है। तो इसके लिए जो है वो इस केस के साथ साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 130 है वो भी रीड करना पड़ेगा, जहां पे ये पावर जो है वो किसके पास है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। क्लियर। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर। इसके साथ साथ पंजाब सक्सेस मंत्रा के द्वारा अलग अलग इनिशिएटिव जो आप सब लोगों के लिए शुरू किए गए हैं। आप लोगों को होपफुली पता ही होगा कि अब हम लोग जो हैं वो ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। अभी तक पंजाब सक्सेस मंत्रा जो वो लाइव क्लासेस ही दे रहा था, अब हम लोगों ने ऑफलाइन प्लस लाइव दोनों क्लासेस जो है वो करने शुरू कर दी हैं, जिनमें पीसीएस का जो बैच है पंजाब सिविल सर्विसेज का, देखिए कभी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आ सकती है और नॉर्मली देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स है वो बहुत लेट प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के बाद, उसके बाद उतना ज्यादा समय नहीं बचता है। तो पीसीएस की नोटिफिकेशन के चांसेस हैं। क्लियर। और जो पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए हमारा स्पेसिफिक बैच है वो 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ जो पंजाब के बाकी पेपर है जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है, दोनों की डिफरेंट टीम्स हैं, अपने अपने एक्सपर्ट एरियाज के लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो हमारे एक्साइज वगैरह के पेपर है उनके लिए जो है वो 17 सितंबर से जो है वो बैच शुरू हो रहा है। तो आप लोग अगर किसी तरह की इंक्वायरी चाहिए तो जो हमारे नंबर है उन पे आप लोग कॉल कर सकते हो। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं करता हूं खत्म। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।